माय नेम इज़ हर्षिता एंड आई वेलकम यू ऑन द मेंटर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IIT एग्जाम 2013 से 2023 में के पेपर्स में आई हुई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मैंने इससे पहले फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई है, सो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, मेक श्योर कि आप उसको भी देखें। और आज की इस वीडियो में हम इनऑर्गेनिक की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड, बट बिफोर दैट अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so make sure that you subscribe to the YouTube channel and you never miss a new video from us. So let's get the video started. So guys, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2013 से 2023 तक की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड में सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो टॉपिक्स में हमारे पास सबसे पहले है, तो अगर आप इसे, तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि कैसे आप इन टॉपिक्स को रिलेट कर सकते हो या देख सकते हो अपने सिलेबस के साथ कैसे मैच कर सकते हो जो जैम का ऑफिशियल सिलेबस है। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक जैम के ऑफिशियल सिलेबस में होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। सो बेसिकली दो सब टॉपिक्स होते हैं उसमें, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और मेटलर्जी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम बेसिकली मेटल्स की और एलिमेंट्स की एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। सो आप देख सकते हो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ से जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं। सो यू कैन सी 15 और 16 में आए हुए हैं, 18 और 19 में आए हुए हैं 2 मार्क्स के, 2021 में आया 1 मार्क का। डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी से, जनरली अगर आता है तो ट्रेंड्स के ऊपर आ जाता है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी या फिर एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। बट डज दैट मीन कि आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ नहीं करना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हम बहुत बेसिक बातें सीखते हैं, जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये आगे के जो चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके जो सब टॉपिक्स होते हैं, तो हमें डेफिनेटली ये चैप्टर करना है। बट हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर से अभी थोड़े कम आने लगे हैं। अब बात करते हैं मेटलर्जी की। तो मेटलर्जी के डायरेक्ट क्वेश्चंस अगेन कम आते हैं, बट हमें पढ़कर जाना चाहिए। अब वैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम इसे किस लेवल का करना चाहिए, क्या JDL या जो भी हाई लेवल की बुक्स है उतना पढ़ना है? नहीं, मैं आपको ये बोलूँगी मेटलर्जी NCERT के लेवल का ही पढ़ो, और उतने में ही आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो हो जाएगा। तो 23 में जैसे आप देख सकते हो 2 मार्क्स का आया हुआ है, और 2018 में 2 मार्क्स से आया हुआ है। अदरवाइज नहीं आते हैं डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादातर, बट दैट डजंट मीन कि 2023 में नहीं आ सकता। तो आपको एटलीस्ट NCERT लेवल का पढ़कर जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग पर। अब केमिकल बॉन्डिंग में आप देख सकते हो कि हर साल क्वेश्चन आता है शेप्स पर, हाइब्रिडाइजेशन पर, या तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन आ जाता है, तो डाइपोल मूवमेंट पर आ जाता है कभी कभी। तो केमिकल बॉन्डिंग से शॉर्ट 110% क्वेश्चन आने वाला है, और आप देख सकते हो वेटेज बहुत ज़्यादा है, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, सारी हर एक ईयर की वेटेज आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। और इसकी जो PDF है ना, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे डाउनलोड करके, मतलब आप इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे डाउनलोड करके अपनी प्रिंट भी रख सकते हो अपने पास। तो उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगी। तो केमिकल बॉन्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर श्योर इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ईजी टॉपिक होता है, स्कोरिंग टॉपिक होता है, गलतियाँ बहुत कम ऐसा होता है कि इसमें गलती हो जाए, तो डेफिनेटली कर जाना है। नेक्स्ट है मेन ग्रुप एलिमेंट्स, जिसमें आता है S और P ब्लॉक। तो आप देख सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन के हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनफैक्ट 2020 में ध्यान से देखो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मिनिमम 3, 4, 5, 7 तो फ्लक्चुएट करती है जो वेटेज होती है, बट 5, 7 इतने मार्क्स के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। ओके, तो कई बार केमिकल बॉन्डिंग और मेन ग्रुप को डिस्टिंग्विश करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि केमिकल बॉन्डिंग के हैं, बट होते मेन ग्रुप के हैं, एंड वाइस वर्सा। बट इन जनरल इन दोनों चैप्टर्स में से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। नेक्स्ट आता है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम एक सबसे हाई वेटेज यूनिट कौन सा है, वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये 2 पार्ट्स में है, आप देख सकते हो। मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिखा और ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स लिखा, क्योंकि इसको इसी तरह से पढ़ाया जाता है, राइट। तो आपने आपके सिलेबस में लिखा हुआ है D ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट यहाँ पे मैंने लिखा है कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेट्रिक। आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन में 11 मार्क्स, 10 मार्क्स,
9 मार्क्स का तो आ रहा है, हर साल आ रहा है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट और बड़ी यूनिट है। बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाना है एंड इनऑर्गेनिक में अच्छा खासा टाइम इस पे स्पेंड करना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स इस तरह से इससे आ रहे हैं जो क्वेश्चंस हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स। अब इसके बाद है ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स। हर साल क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी ज़्यादा आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2022 में 9 मार्क्स का आया हुआ है ये, तो आप देख सकते हो कि ऐसा हो सकता है कि इसमें से बहुत ज़्यादा आ जाए। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट कोऑर्डिनेशन से कंपेयर करो तो ऑर्गेनोमेट्रिक में कंटेंट बहुत कम होता है। ऑर्गेनोमेट्रिक के नोट्स मुश्किल से 15-20 पेजेस के बनते हैं, बट क्वेश्चंस पक्का आने वाले हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेशन में काफ़ी पढ़ना पड़ता है, बट ऑर्गेनोमेट्रिक में कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट क्वेश्चंस पक्का आते हैं, तो इसको भी अच्छे से अपने को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगेन बहुत मेमोरी बेस्ड चैप्टर है ये, बहुत याद करना पड़ता है। पोरफायरिन रिंग, विटामिन B12 एंड एंजाइम्स के बारे में याद करना पड़ता है, बट मान के चलो कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिर्फ 2 ईयर्स को छोड़ के, 18 और 20 को छोड़कर, एवरी ईयर क्वेश्चन हैज़ कम फ्रॉम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप देख सकते हो 2 मार्क्स, मतलब कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। और नोट्स बनाने होते हैं इसके अच्छे से, और नोट्स को अच्छे से पढ़कर जाना है। 10 से 12 मार्क्स, 10 से 12 पेजेस के इसके नोट्स बनते हैं, ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं बनते, बट श्योरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना इस चैप्टर को, क्योंकि बड़ा ही फ्री के नंबर होते हैं। क्वेश्चन आंसर आता होता है तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर आता है। ओके, अब आती है नेक्स्ट यूनिट। अब नेक्स्ट यूनिट को पहले थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में ऐसे लिख के नहीं दी गई है। आपके सिलेबस में 2 यूनिट्स दी गई हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। मैं उस सारे को एनालिटिकल केमिस्ट्री बोल रही हूँ। सिलेबस में क्या बोला मैंने? एनालिटिकल केमिस्ट्री और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, इन दोनों को मिला के मैं बना रही हूँ क्या? एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब उसके मैंने यहाँ 4 पार्ट्स लिखे हैं। एक पार्ट है रेडियो एक्टिविटी, दूसरा है क्वालिटेटिव इन ऑर्गेनिक एनालिसिस, जिसमें वो टेस्ट्स आते हैं ना, सॉल्ट में कैटायन और एनायन के एनालिसिस के टेस्ट आते हैं। टाइट्रेशंस एक मैंने एक पार्ट बनाया है, और एनालिटिकल के रिमेनिंग टॉपिक्स का मैंने एक पार्ट बनाया है। तो ऐसा मैंने क्यों किया? बिकॉज जनरली रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको मैंने एक सेपरेट टॉपिक बना दिया है। क्वालिटेटिव इन ऑर्गेनिक एनालिसिस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसका एक मैंने सेपरेट टॉपिक बना दिया। टाइट्रेशंस में कौन कौन सी, जैसे कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ये सब जितनी भी टाइट्रेशंस, रिडॉक्स टाइट्रेशंस हो गई, उसको मैंने टाइट्रेशंस में काउंट किया है। और रिमेनिंग टॉपिक्स में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके अभी एरर्स वाला एक टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट, जो जिसमें एरर, प्रोबेबिलिटी, ये सब है, तो उसको मैंने रिमेनिंग टॉपिक्स में लिखा है। तो इन 3 को बेसिकली छोड़कर जो भी एनालिटिकल में बचता है, एनालिसिस ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर सैंपल्स, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन में आएगा, बट बेसिकली रेडियो एक्टिविटी, क्वालिटेटिव इन ऑर्गेनिक एनालिसिस और टाइट्रेशंस को छोड़कर जो भी बचता है एनालिटिकल में, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आप देख सकते हो कि रेडियो एक्टिविटी से जनरली क्वेश्चन आता है, क्वालिटेटिव इन ऑर्गेनिक एनालिसिस से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना। आई नो थोड़ा मेमोरी बेस्ड होता है, तो इसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको बताया भी है कि आपको आखिरी के दिनों के लिए नहीं छोड़ना है इन सबको पढ़ने के लिए, आपको पहले से पढ़ के रखना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मेमोरी बेस्ड होता है। तो आपको फॉर एग्जाम्पल मेन ग्रुप एलिमेंट्स जो हो गया, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस हो गई, बहुत ज़्यादा इसमें ना याद करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो एंड के दिनों में कुछ याद नहीं हो पाता है। अभी से रोज़ इस पे 20-25 मिनट्स लगाना शुरू करोगे कि तो एंड के दिनों तक, ये स्ट्रैटेजी मैंने भी यूज़ की थी और सच में बहुत काम आती है। एंड के दिनों तक सब याद हो जाता है, तो मेक श्योर दैट यू यूज़ दिस स्ट्रैटेजी। एंड बाकी आप देख सकते हो कि वेटेज वाइज अगर मुझे टॉप 3 टॉपिक्स बताने हो, तो मैं केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलूँगी। बहुत ज़्यादा इससे आता है, तो इन 3 टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ही, बाकी टॉपिक्स को भी छोड़ना नहीं है, इनको भी प्रिपेयर करना है और रेगुलर पढ़ना है इनऑर्गेनिक को, सो दैट एग्ज़ाम जब आपका पास में आए फरवरी में, तब तक आपको याद करने वाला पार्ट सारा याद हो गया हो, रोज़ रोज़ पढ़कर उसको मेमोरी में वो जा चुका हो, क्योंकि एंड के दिनों में चीज़ें याद नहीं होती हैं टेंशन के मारे। तो हमें एंड के दिनों के लिए याद करने वाली चीज़ें नहीं छोड़नी, हमें रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके मेमोराइज करना है चीज़ों को। और कोऑर्डिनेशन में इतना ज़्यादा याद करने का नहीं होता, ये समझने का होता है। तो इसका बस सिलेबस टॉपिक्स काफ़ी सारे होते हैं, तो इसको सारे टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं बहुत सारे अभी प्रैक्टिस सेशंस भी लेने वाली हूँ, तो उन प्रैक्टिस सेशंस में ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आप और मैं साथ में सारी जैम 2024 के लिए प्रैक्टिस कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।
बाय। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या कोई रिक्वेस्ट हो वीडियो के लिए तो उसको कमेंट सेक्शन में बताना, और मुझे ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी और आगे 2024 के लिए आप किस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो देखना चाहोगे जैम 2024 एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। Started.